एक बार फिर से अपने धर्म को बचाने, अपने मंदिर मस्जिद को बचाने के चक्कर में 5 अमूल्य जिंदगियां, जिनके सहारे शायद परिवार रहा होगा उनके घर पर न जाने कौन कौन से लोग ऐसे रहे होंगे जो ये सपना लिए बैठे होंगे कि ये बड़े होंगे तो शायद उनके अंधे की लकड़ी जिसे कहते हैं एक, वो बनेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये पक्ष विपक्ष की राजनीति ने उनकी जिंदगियां छीन ली है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के एक और एपिसोड में आज आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले खेद व्यक्त करना चाहूंगा इन 5 मौतों को लेकर, जिन्हें मौत कहना नहीं बल्कि हत्या कहना शायद सही होगा। इन 5 लोगों ने अपनी जिंदगियां कैसे गंवाई, आखिर संभल की जामा मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कौन है वो शख्स जिसने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, हरिहर मंदिर होने का दावा किया और अचानक से कोर्ट ने भी बिना कुछ सुने समझे, बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे की इजाजत दे दी। दरअसल ये घटना 19 नवंबर को शुरू होती है। उस दिन ज्ञानवापी में एक नाम चर्चित था, विष्णु शंकर जैन। ये सीनियर एडवोकेट हैं। उस दौरान ये हिंदू पक्ष के वकील थे। अब एक बार फिर से इन्होंने संभल की एक अदालत में एक याचिका दाखिल की। इनके मन में क्या आया, कहां से आया और किसने इनको प्रमाण दिया, क्या दिया, जो भी कुछ है वो यही जानते होंगे। एक अदालत में इन्होंने याचिका दाखिल की। याचिका में इन्होंने आरोप लगाया कि जो शाही जामा मस्जिद है असल में वो पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसे तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अदालत इस मामले को लेकर उसकी बेंच सुनवाई करती है। कुछ ही घंटे बहस चली होगी और उसके बाद से कोर्ट भी एक ऐसा फैसला देता है जिसको लेकर अब उसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। फैसले में कहा जाता है कि उसका सर्वे करवाया जाए। सर्वे के लिए टीम की नियुक्ति होती है और सोचिए इतनी जल्दीबाजी इस घटना में होती है। कभी आपने इतना अच्छा फैसला किसी जमीनी विवाद को लेकर नहीं देखा होगा। एक गरीब व्यक्ति के लिए इतना तगड़ा फैसला आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर अदालतें ऐसे ही काम करती तो शायद आज देश में होने वाली लाखों मौतें अपने आप कम हो जाती। फैसले को दिया जाता है, फैसले में इतनी जल्दीबाजी होती है कि टीम का गठन भी हो जाता है। सर्वे करने के लिए उसी दिन टीम पहुंच भी जाती है। शाम के समय टीम जाती है, पहले मस्जिद कमेटी से बात करती है, उसके बाद मस्जिद कमेटी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन लोगों ने भी हामी भर दी। सर्वे होता है, वीडियोग्राफी होती है और उसके बाद टीम रात होने से पहले ही निकल जाती है। 22 नवंबर की तारीख आती है। उस दिन होता यह है कि जुमे की नमाज है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है ताकि बवाल ना हो सके। शासन की मुस्तैदी रहती है, किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। अब आती है घटना 24 नवंबर की। अब सवाल है 24 नवंबर को क्या हुआ। दरअसल 24 नवंबर को सुबह जैसे ही होती है वैसे ही कुछ लोग, अब ठीक से मेरे बगल में आप वीडियो देखिए, उसमें नारे लगाते हुए जो सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम मैंने बताया, विष्णु शंकर जैन, ये सर्वे टीम के साथ, इनके साथ पुलिस प्रशासन भी आपको नजर आ रहा होगा, नारे लगा रहे हैं धार्मिक और उसके बाद सर्वे के लिए निकल पड़ते हैं। आरोप है कि इस दिन तो मस्जिद कमेटी को बताया भी नहीं जाता कि सर्वे होगा। टीम अंदर पहुंचती है, पुलिस बाहर मुस्तैद रहती है। इसके बाद जो कुछ होता है वही सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल किसी ने यह सूचना फैला दी कि मस्जिद के अंदर खुदाई चल रही है। अब इस खुदाई को लेकर ही सारा बवाल शुरू होता है। 10 से 15 किलोमीटर तक की जो दूसरे पक्ष यानी मुस्लिमों की जो भीड़ रहती है वो वहां इकट्ठा होने लगती है कि उनके मस्जिद को क्षति पहुंचाया जा रहा है। नेताओं के तार्किक अतार्किक बयान आपने खूब सुने होंगे कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप उस जनता के भरोसे बैठे हो जिसने आपको जिता के संसद भेजा, जिसने आपको जिता के विधानसभा भेजा, विधान परिषद भेजा किस लिए? ये काम तो आपका होना चाहिए, ना कि उस भीड़ का जिनके बच्चे अगले दिन की कमाई के लिए निकलते हैं, जिनके बच्चे उनकी रोजी रोटी के लिए निकलते हैं। उन्हीं बच्चों को आप अपना निशाना बनाते हो और कहते हो आ जाओ भीड़ में, हमारे मंदिर और हमारे मस्जिद को तो खतरा है। तो आपके सांसद विधायक बनने से क्या फायदा उनका?
ये दोनों पक्षों के लिए सवाल है, इस पर विचार कीजिएगा। सर्वे टीम अंदर जाती है, अंदर खुदाई नहीं हो रही होती है, ऐसा मैं साफ कर दे रहा हूं। और पुलिस टीम, जिसमें कहा जा रहा है कि वहां के एसपी, डीएम मौजूद थे और एक और आलाधिकारी अफसर थे, ये तीनों लोग अपने में बातचीत कर रहे होते हैं। और जब भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद किसी ने ये सूचना फैला दी थी कि अंदर खुदाई का काम चल रहा है, मस्जिद को क्षति पहुंचाई जा रही है, तो भीड़ नारेबाजी करती है, आरोप है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। एसपी, डीएम यानी जो प्रशासन के आला अधिकारी थे वो मनाही करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग थम जाएं, कृपया करके पत्थरबाजी ना करें। लेकिन भीड़ का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होता है, उसमें केवल भ्रम फैलाया जाता है। और भीड़ जब भ्रमित हो जाती है तो वो उसी भेड़ की भांति हो जाती है जिस भेड़ को अगर आप एक ही दिशा में लेके जा रहे हैं तो सारी भीड़ें एक साथ चलती जाएंगी और आप उनको कुएं में भी धकेल सकते हो। वो अपना दिमाग पूरी तरीके से खो बैठती हैं। यही यहाँ भी हुआ। इसके बाद जो जामा मस्जिद कमेटी के वकील थे उनसे कहा जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप जाके प्लीज़ इन लोगों को किसी तरीके से इनको सूचना दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये नारेबाजी, पत्थरबाजी बंद कर दें, उग्र होना बंद कर दें। वकील को भी हम सुनवाएंगे मस्जिद कमेटी के। उनका भी कहना है कि मैंने लोगों से कहा कि आप लोग शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार सुनिए उनको। मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। ये मस्जिद कमेटी के वकील थे जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। किस वजह से लिया गया है ये हमें नहीं मालूम, आगे अपडेट आएगी तो हम बताएंगे जरूर आपको चैनल पर। लेकिन इसके बाद घटना यूं होती है कि कोई पत्थरबाजी करता है, कोई उसमें अपनी बंदूक लेकर आया, तमंचा लेकर आया है, कोई किसी लाठी डंडे से लैस है। इसी प्रकार से घटनाएं आगे बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे आगजनी तक नौबत आ जाती है। अब हम आपको एक एसपी के बारे में सुनवा रहे हैं जो संभल के एसपी हैं। वो कह रहे हैं लोगों से कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करें। सुनिए। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। एसपी को सुना आपने। अब हम आपको एक और विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर के उस तरफ से धुआंधार फायरिंग चल रही हो। लेकिन इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पुलिस वालों के पैरों के नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में पत्थर बरसे पड़े हैं। ये पुलिस वाले हमारे और आपके ही घर से होते हैं। अगर आप इनमें भी धर्म ढूंढेंगे तो हो सकता है कि ये मुस्लिम पक्ष के भी हों, हिंदू पक्ष के भी हों, लेकिन उनका फर्ज उस दौरान यही रहता है कि ऊपर से जो कहा गया है उसका पालन करें। और उन्हीं पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उन्हीं पर लाठियां भाजी जाती हैं, उन्हीं पर किसी एक धर्म का, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उस तरीके की नारेबाजी करके उनको गाली गलौज किया जाता है। ये सब होने के बाद इसी में किसी गोली का शिकार मुस्लिम पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आरोप है कि ये गोली पुलिस वालों की थी। पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं, ये गोली हमारी तरफ से नहीं, किसी तमंचे की गोली है। ये किसकी थी अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया जा सका है। उसी में 5 लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। और एक सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, संभल से। इनका बयान आता है, ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। सवाल यह है कि तब आप कहां थे जब एक कोर्ट, निचली अदालत जो है वो सर्वे का इजाजत देती है। इसके बाद क्या आपके पास इतना दिमाग नहीं था कि आप ऊपरी अदालत में पहुंचे? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपरी अदालत आपको सर्वे स्टे नहीं देता। स्टे आराम से मिल सकता था, लेकिन जानबूझकर इसको पनपने दिया गया। जानबूझकर इंतजार करते रहे। उपचुनाव अभी खत्म हुआ था, माहौल बन नहीं पा रहा है, दोनों पक्षों का नहीं बन रहा है, तो शायद इस वजह से इस मामले को और बढ़ने दिया गया। बहराइच घटना को लेकर हमने महीनों पहले एक जिक्र किया था
उसमें उल्टा हुआ था, हिंदू पक्ष का कोई मारा गया था। भिड़ा दिया जाता है आपको हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, लेकिन रोटियां किसकी बनती हैं? इन्हीं राजनीतिक दलों की, वो चाहे कोई पार्टी भी हो। कम से कम सर्वे के नाम पर आप स्टे ले सकते थे, लेकिन आपने स्टे लेना मुनासिब नहीं समझा। जब 5 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद आप आते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, तो सही क्या है? आपने सही कदम सही समय पर क्यों नहीं उठाया? इन बच्चों को हिंसा की आग में क्यों झोंका? आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपके अंदर इतनी भी पावर नहीं है? संविधान ने इतनी भी शक्तियां नहीं दी हैं? लेकिन असल में केवल खिलवाड़ करके नौजवानों को धकेला जा रहा है। न सरकारों के पास रोजगार है, न नेताओं के पास कोई और बयानबाजी है, सिवाय जाति, धर्म, नफरत इत्यादि में बांटने की। और यही कारण है कि संभल बहराइच तब तक होता रहेगा जब तक जनता समझदार नहीं होगी। ऑनलाइन वीडियो चलाना, वीडियो गेम खेलना, कुछ लिखकर शेयर कर देना से आप समझदार नहीं बनते, बल्कि समझदारी तभी आएगी जब इन नेताओं को आप पहचानेंगे। इनकी रोटियों से आप खुद पानी की तरह अलग हो जाएंगे और इनके साथ घुलकर उस चौकी पर नहीं जाएंगे जिस पर ये रोटियां गोल गोल बनाते हैं। इस घटना में जिन 5 लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या जरूरत थी पत्थरबाजी की, तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने जिस हिसाब से रामगोपाल मिश्रा को एक सहायता प्रदान की थी, क्या उसी प्रकार से इन 5 लोगों के घर परिवार को भी सहायता दी जाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ इन लोगों से भी मिलेंगे? क्या पुलिस प्रशासन उसी रवैये के साथ काम कर पाएगा जैसे बहराइच में हुआ था? तकरीबन 2800 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस एक वीडियो जारी कर चुकी है, जिस वीडियो के थ्रू बताया जा रहा है कि उनमें से ही लोगों की फोटोज क्लिक की जाएंगी, उनमें से ही लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, उनके फोटो फ्रेम छपवाए जाएंगे, उनको दीवारों पर चस्पा किया जाएगा, इसके बाद उन पर कार्रवाइयां होंगी। सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन तब तक मुंह क्यों बना रहता है? सवाल यह भी है कि भीड़ का हिस्सा ही आप क्यों बनते हैं? इन्हीं सारे सवालों के साथ आज की क्राइम कथा के इसी एपिसोड को आज विराम देंगे। अगले दिन एक और एपिसोड लेके आएंगे। तब तक मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और संभल तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ताकि हर वो नौजवान समझ सके कि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए अमूल्य है, देश के लिए अमूल्य है, नेताओं के लिए नहीं। इस बात को जितना जल्दी हो उतने जल्दी आप समझ लें। सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।